साहित्य के प्रिय पाठकों, हम लगातार कुछ उपन्यासों पर बात करते हुए मैक्लूस्कीगंज पर हम पिछली बार संक्षेप में चर्चा कर चुके। आज हम इसी उपन्यास पर एक अलग तरह से कुछ खास बिंदुओं पर कि यह उपन्यास एक जाति विशेष और खास जाति जिन्होंने अन्य देशों पर शासन किया और शासन करते हुए उन्होंने एक अलग ही जाति पहली बार इस घटनाक्रम में पैदा हुई, एग्लो इंडियन। और ऐसा गांव जो इन्हीं के लिए बसाया गया, ऐसा पहला गांव था मैक्लूस्कीगंज। आप विकास कुमार झा पत्रकारिता करते हुए इस गांव में पहुंच जाते हैं और पत्रकार की कलम से लिखते लिखते या गांव में पहुंचते ही और देखते ही गांव को इनके मुंह से जो निकलता है कि मैंने खुली आंखों से सपना देखा हो, इस तरह से ये गांव लगा जैसे मैं सपने की दुनिया में हूं। और शायद पाठक को भी इसे पढ़ते हुए एक बार भी ऐसा लगता है जैसे हम लेखक, पत्रकार, जो उपन्यासकार हो चुके हैं के साथ इस गांव में गांव से रूबरू होते हैं और गांव को ठीक ऐसा पाते हैं कि एक आदर्श गांव कैसा हो सकता है जिसमें बड़े बड़े बंगले हो, काटेज हो और बड़े बड़े बगीचे हो, फलों के पौधे हो। पत्रकार बनाम उपन्यासकार, जब मैं ये कहता हूं तो मैं इन्हीं की बात कहना चाहता हूं कि इस गांव को देख करके एक पत्रकार के ख्याल में ये बात आई कि इस पर एक मुकम्मल रचना लिखी जानी चाहिए और मुकम्मल होता है उपन्यास। तो उपन्यासकारों से संपर्क किया और बताया कि मैंने ऐसा गांव देखा है, आपको इस पर एक अच्छी रचना बन सकती है। तो सभी ने टकासा जवाब दिया कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, शायद नजरिया अपना अपना, ख्याल अपना अपना, इनका ख्याल, इनका नजरिया, और अंततः इनको लगा कि नहीं, जब इस गांव में उपन्यास की सारी सामग्री है, ये एक खाना बनाने वाले को याद करते हुए लिखते हैं कि जब शेफ खाना बनाता है, जब उसके पास सामग्री अगर पर्याप्त हो, पनीर हो, काजू बादाम हो, तो उसको आगे डालो या पीछे, खाना स्वादिष्ट ही बनना है। तो इस तरह से इनको लगा कि इस गांव में बहुत सारी अनूठी चीजें हैं जिस पर मैं लिखूंगा, प्रयास करूंगा। और ये उपन्यास इस तरह से सामने आता है, एक पत्रकार की वो तीखी निगाह, पत्रकार जो जन सरोकार से युक्त पत्रकारिता करता है, ये हमने पिछले वीडियो में सुना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपन्यास का एक पक्ष, खासकर एग्लो इंडियन पर आधारित होने का प्रयास करेंगे और अंत में समकालीन चर्चित उपन्यासों से एक तुलना करने का एक आइडिया आपके सामने होगा। हमारी चर्चा में यह रहेगा कि एग्लो इंडियन पर क्यों लिखा गया, और ये उपन्यास खास इसलिए हो जाता है कि एक तो ब्रिटिश संसद में आपको बुला करके सम्मानित किया गया कि आपने अंग्रेजों से उत्पन्न एग्लो इंडियन पर, उस खास गांव पर लिखा, इसलिए वहां सम्मानित किया गया। और ये कम सम्मान नहीं है कि आलोचक नामवर सिंह ने इस पर टिप्पणी की कि इसमें विविध और ढेरों पात्र है। एक तरह से ये उपन्यास नहीं, एग्लो इंडियन पर महागाथा है। इसमें गांव है लेकिन आम गांव से अलग है। आम गांव से अलग है। कथानक अगर हम देखेंगे तो कथानक भी मिलेगा, लेकिन
उस कथ्य में जो भी पात्र चिंता करता है वो एग्लो इंडियन समुदाय की, उसकी उसके साथ जो नाइंसाफियां हुई या उनका भविष्य क्या होगा, ये चिंता है। हर पात्र उस गांव को लेकर के एक सपना लेकर के जी रहा है और अंततः अंतिम सांस तक वहीं जीता मरना रहना चाहता है। ऐसे में आप ये देखेंगे कि इस उपन्यास में एक ऐसा गांव जो बनता है और ऐसा लगता है कि जैसे मरता हुआ गांव है, उजड़ता हुआ गांव है। इस उपन्यास में हमें एक पात्र शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा, वो है डेनिस मेगावन, जिसका पुत्र रॉबिन, ये दोनों ही हांगकांग में रहते हैं और मेगावन मैक्लूस्कीगंज में रह रहे हैं। मैक्लूस्कीगंज में मेगावन अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं और पोते को गांव में बुलाने की हसरत रखते हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी भी कथा जब कही जाती है तो वही एक तरह से मुख्य पात्र हो जाता है। लेकिन मैक्लूस्की ऐसा पात्र जो मैक्लूस्कीगंज को बनाता है, नींव रखता है, और उसमें रहने वाला मेगावन पात्र जिसका पुत्र हांगकांग जाता है और वहां बराबर मैक्लूस्कीगंज को याद करता है। इस तरह से सारी कमान डेनिस और रॉबिन के हाथ में रहती है। डेनिस लगातार मैक्लूस्कीगंज को याद कर रहा है और मेगावन गंज में रहते हुए अपने पोते की हसरत में बाट जोता हुआ एक दिन दम तोड़ देता है। मेगावन व डेनिस दोनों का गंज से बहुत गहरा जुड़ाव है, और ये जिस हम जाति की बात कर रहे हैं ये कोई जाति नहीं है, लेकिन दो देशों से मिलकर के बनी जाति, भारतीय और अंग्रेज या पुर्तगालीज दोनों से पैदा हुए बच्चों को उनके लिए नाम 1911 में स्वीकार किया जाता है कि ये भी एक जाति है, एग्लो इंडियन नाम से स्वीकार कर लिया जाता है। पुर्तगालीज जब भारत आते हैं तो भारत से यूरोपीय खून का घोल मेल होता है। पुर्तगालीज कोचीन में कदम रखते हैं और एक दिन ये एग्लो इंडियन सामने आते हैं। एग्लो इंडियन न अंग्रेज रहे न भारतीय रहे, इसलिए एक शब्द दिया गया, ब्लडी टूथ, क्षुद्ध स्वर है एक पात्र का जो इस तरह से अपने आप को संबोधित करता है। और मैक्लूस्की भी ऐसा ही महसूस करते हुए इस गांव की नींव रखते हैं कि इनके लिए कोई जमीन नहीं। अंग्रेज ब्रिटेन चले गए, आजाद होते ही भारत को, भारतीयों को यहाँ की नागरिकता है, लेकिन एग्लो इंडियन के लिए क्या है, तो वो इस गांव को बसाता है। पुर्तगालीज जब भारत में कदम रखते हैं तो उनके साथ पुर्तगाल से महिलाएं भेजी जाती है उनकी हवस पूरी करने के लिए, शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन जब वो महंगा पड़ने लगता है भेजना, तब एल्बुकर्क एक रास्ता निकालता है और कहता है कि भारतीय लड़कियों से संबंध स्थापित किया जाए, और ये इस तरह से सामने आते हैं जायज और नाजायज संबंधों से उत्पन्न संतान। अब आप देखेंगे कि इन संतानों के नाम दिए गए नेस्टाइस और सेस्टाइस। पुर्तगीज बाप वो भारतीय मां से जो पैदा होगा उस बच्चे को मेस्टाइस कहा जाएगा, और भारतीय पिता पुर्तगीज मां से जो पैदा होंगे उनको सेस्टाइस कहा जाएगा। इस तरह से जो नाजायज संबंधों से पैदा हुए भारतीय परिवेश में पुर्तगीज के चारित्रिक पतन का असर पुर्तगाल तक पहुंचता है, और पुर्तगालियों में भी ये पतन देखा जा सकता है। वो हरमों में महिलाओं से संबंध बनाते हुए हरामी औलादें पैदा करते गए, जो
अपने आप को अभिशप्त जाति कहते हैं। उपन्यास में प्रवेश करें इससे पहले उपन्यास की आत्मा क्या है, मैंने ये गद्यांश चुना है, आप भी इसे अक्षर से सुनिए कि इस गांव में, जिसमें बंगले हो, गेस्ट हाउस हो और बेशुमार प्रकृति फलती फूलती हो, वहां जब रॉबिन पहुंचता है हांगकांग से, वो मिस बानर से मुखातिब होता है तो उसके बंगले में प्रकृति के सानिध्य में बैठी मिस बानर विचार करती हुई एक दिन कहती है, बेटा रचना क्या होती है? तो उस पर वो बोलती है कि बेटा, कृति और प्रकृति का गहरा नाता होता है। कोई भी रचना तब तक जीवन की गहराइयों को छू नहीं सकती जब तक उसमें प्रकृति की फीलिंग पोर पोर नहीं भीगी हुई हो। रचना को जब तक प्रकृति की खुशबू नहीं मिलेगी, रचना एक कृति नहीं बन सकेंगी। ये मैक्लूस्कीगंज भी मिस्टर मैक्लूस्की की एक जीवंत कृति है। रॉबिन प्रकृति के बीच बसी एक कृति पर कुछ पात्रों ने इसे बर्बाद कर डाला, क्योंकि बहुत सारे नई पीढ़ी के युवा काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। इस तरह से गांव खाली होने लगता है। ये गांव एग्लो इंडियन का है। एक अनूठा और अलहदा गांव पाएंगे। गांव में कभी बंगले, रेस्ट हाउस और कोटेज की हम सपना भी नहीं देख सकते, लेकिन ये गांव ऐसे सेवानिवृत्त एग्लो इंडियन से बना है जो सुसभ्य नागरिक है और सेवानिवृत्त होने के से पहले यहाँ अपना बंगला बना लेते हैं या खरीद लेते हैं। इस तरह से गांव विकसित होता चला जाता है। इस गांव को देख करके जंगल के बीच कुछ पंक्ति बनती है कि सघन जंगल बीच खिला जो बिजली का फूल, ऐसा दिखाई देता है मैक्लूस्कीगंज। गांव में मिनी इंडिया का साक्षात दर्शन हो सकता है। इसे मिनी वर्ल्ड कह सकते हैं, जहां से लोग विदेश जाते हैं या अन्य शहरों से यहाँ आते हैं या विदेश से भी लौट लौट करके आते हैं। गांव जहां पर्यटक आते हैं और पाठक को भी जब इस उपन्यास से गुजरते हैं तो पर्यटन जैसा ही एहसास होता है। एक तरह से हम कहें कि एक जीवंत पात्र हमें यहाँ दिखाई देते हैं। उपन्यास को अगर मोटी मोटी नजर से देखें तो इसे हम 4 खंडों में बटा हुआ पाते हैं। पहला खंड में ऐसा लगता है कि मैक्लूस्कीगंज में रहने वाले अधिकांश पात्र है, अधिकांश परिवार है, उनका परिचय दिया गया हो। और इस खंड में नई पीढ़ी जिस तरह से पलायन करके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रही है, और एक खास पात्र जो हांगकांग में रहता है, रॉबिन, अपने पिता डेनिस के साथ और प्रेस का काम करता है, किताबें छापता है। और एक दिन वो ये सपना देखता है कि पिताजी जिस गांव के बारे में बताते हैं, मैं उस गांव पर ही उपन्यास लिखूंगा। पहले खंड का अंत पाठक देखेंगे कि रॉबिन इसी हसरत के साथ मैक्लूस्कीगंज पहुंच चुका है। उसके आगमन से पहले खंड का अंत होता है और दूसरे खंड की शुरुआत होती है, जो रॉबिन मैक्लूस्कीगंज में है। और रॉबिन मिलर के गेस्ट हाउस में प्रवेश करता है, क्योंकि पिता ने यही बताया था, चूंकि वो अपना बंगला बेच चुके होते हैं। जहां पर दूसरे बुजुर्ग पात्र मिलते हैं, मिस्टर मेंडेस। तीसरा खंड में हम देखेंगे कि आदिवासी दिखाई देते हैं, बिपना गंजू, खुशिया पाहन, बहादुर उरांव, जिनकी दोस्ती बचपन से डेनिस की रही होती है। और बिपना गंजू जेल चला जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए गिब्सन पूरी ताकत लगाते हैं, पत्राचार करते हैं, और एक दिन सभी आश्चर्य करते रह जाते हैं जब वो जेल से बाहर निकाल लाते हैं। इस तरह से आदिवासी और एग्लो इंडियन का संबंध देखा जा सकता है। बहादुर उरांव जो डेनिस का दोस्त रहा, आदिवासियों की लड़ाइयां लड़ी, आदिवासियों में या ऐसे घटिया मानसिकता के लोग
जो बहादुर उरांव के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनकी राह में आड़े पा करके उन्हें मानसिक घोषित करके अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इस तरह से बहादुर उरांव मानसिक अस्पताल में दिखाई देते हैं। रॉबिन को जब मैक्लुस्कीगंज में पहुंचते हैं, रांची आते जाते में उनको नीलमणि एक परी की तरह आते जाते दिखाई पड़ती है। वो महसूस करता है कि ये कौन लड़की है जो बस में बैठती है और रांची पहुंचती है। रांची से जब वापस लौटता है तो वो नीलमणि को देखता है, तो देख करके फिर उसके मन में लेकिन झिझक बराबर बनी रहती है। एक मेले में वो पहुंचता है, तब वो लड़की दिखाई देती है। इस तरह से नीलमणि का मिलन होता है। और जब वो मैक्लुस्कीगंज में फाउंडर्स डे मनाता है, तब दोनों मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके साथ चलते हैं। रॉबिन का कार्य और त्रासदी इसी खंड में बहुत सारे बुजुर्ग पात्र दुनिया छोड़ देते हैं और अंत में बहादुर उरांव और थ्रिप्तराप की मौत हो जाती है। इस तरह से ये खंड एक त्रासदी लिए हुए है। फिर हांगकांग से डेनिस चल करके आता है चौथा खंड, जिसमें बाप बेटे मिलते हैं। और शुरुआत जब होती है तो अनूठी शादी, जिसमें एक दूल्हा और दो दुल्हन, जिसको लेकर के गांव के पात्रों में हंसी मजाक चलता है। दूसरी शादी और भी अनूठी है, जिसमें दूल्हे की उम्र 70 वर्ष और दुल्हन की 50 वर्ष होती है। इस तरह से आगे आने वाले पाठों के नाम होते हैं चौड़ी मुस्कान, अपनी मिट्टी आदि। लौटती हंसी, इस तरह से मजाक में एक दूसरे पात्र हंसते हुए दिखाई देते हैं और अनूठी शादी का मजा लेते हैं। दो विदुर और जोड़ा, दो दुल्हन एक दूल्हा, और इसी दौरान एक युवा और युवती की शादी, जिसे प्रेम विवाह कह सकते हैं। नीलमणि बहादुर उरांव आदिवासी की पुत्री है और एग्लो इंडियन रॉबिन से शादी होती है और दोनों ही उस गांव के लिए कुर्बान हो जाते हैं। गंज के ये गांधी की तरह होते हैं, जो गंज के लिए लड़ते हैं, सपना देखते हैं। गंज को से चले गए लोगों को वापस बुलाने के लिए ये फाउंडर्स डे में सभी से पत्राचार करके बुलाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही रॉबिन गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी खंड में बंगलों का बिकना, नामांतरण आदि होता है। एक खास पात्र जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होंगे वो समझ जाएंगे कि दो सदस्य एग्लो इंडियन के रूप में संसद में पहुंचाए जाते हैं और विधानसभा में भी, जहां एग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक होते हैं। ब्राउन ऐसा ही नामित प्रतिनिधि है। जब इसकी मृत्यु होती है तो मैक्लुस्की गंज में भी शोक मनाया जाता है। राजौरिया, बिरसा ब्राइन से मेगावन, विविध पात्रों से भरा हुआ ये उपन्यास। हम एक खास बात ये देखेंगे कि जब डेनिस रोजी रोटी की तलाश में हांगकांग जाता है तो इसको लेकर के गांव में चर्चा का विषय बनता है। एक पात्र आता है और उसके पिता से कहता है, क्या कहा, डेनिस हांगकांग जाएगा? और इसी दौरान एक व्यंग्य कविता सी बन जाती है। वो देखिए, डेनिस मेगावन जाएंगे हांगकांग, बनेंगे किंग कांग। ये आपकी एक भाषा शैली का नमूना भी हो सकता है। मैक्लुस्कीगंज का कोई लड़का पहले कभी हांगकांग नहीं गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जरूर गया था। मिस्टर नॉर्मन डेनिस के पिता से मुखातिब होते हैं, ब्रायन क्या सुन रहा हूं, गांव में चर्चा है डेनिस हांगकांग जा रहा है। इस तरह से आश्चर्य करते हुए पात्र देखते हैं कि किस तरह से बदल रहा है ये गांव। इंडियन प्रतिनिधि की बात मैं अभी कर रहा था, मेजर विलियम जो सांसद है एग्लो इंडियन का, विधायक है ब्राउन और राजौरिया। रॉबिन जब
मैक्लूस्कीगंज में फाउंडर्स डे मनाने की योजना बनाता है। तो रॉबिन और मेंडेज दोनों इन एग्लो इंडियन प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं और इनसे कुछ योगदान करने के लिए कहते हैं, और बाकायदा इनको वहां से योगदान भी मिलता है। सांसद मेजर विलियम गांव के विकास को लेकर पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो 50 लाख का अनुदान देते हैं, लेकिन सशर्त कि ये 50 लाख सही तरह से, बिना किसी रिश्वतखोरी के, बिना किसी लेट लतीफी के होनी चाहिए, तो और आगे 50 लाख दिए जाएंगे। इस तरह से ये गांव विकास करता है। एमएलए भी यहाँ होते हैं जिनसे संपर्क करते हैं, और ब्राउन के न रहने पर, ब्राउन विधायक के न रहने पर गांव किस तरह से गमगीन होता है। हम देखते हैं कि वहां शोक सभा मनाई जा रही है और रॉबिन अपने भाषा में बात करता है। कुछ लोग कहते हैं वो तो दानी कर्ण थे। लालू ने ब्राउन के लिए कभी कहा था, राइट आर रॉन्ग, ब्राउन बाबा स्ट्रॉन्ग, इसलिए बार बार लालू यादव इनको नॉमिनी करते थे। इसके बाद राजौरिया को बनाया गया, और राजौरिया के सरकार गिरने से दूसरे प्रतिनिधि को चुना गया। वो थे गलस्तान, जिसको नीतीश बनाते हैं। लालू राजौरिया को चुनना चाहते हैं। ये राजनीति भी यहाँ देखने को मिलती है, और पत्रकार की कलम चूंकि राजनीति पर सदी रहती है, इस तरह से हम यहाँ एक राजनीति के झरोके से भी देख सकते हैं। यहाँ पात्र खासियत से भरे दिखाई देते हैं। राजौरिया और गलस्टन की कहानी पूरी समझ में आएगी। आप ये देखेंगे कि इनमें भाईचारा, मेल मिलाप किस तरह का है, कि डेनिस जब यहां पर तब आ पाता है जब पिताजी गुजर जाते हैं, तो यकाएक उस क्रियाक्रम को करता है, और पत्नी के कहने पर वो बंगला बेच देता है और वापस लौट जाता है। लेकिन जब पुत्र यहां आता है, तब उसे लगता है कि उसे भी यहीं रहना चाहिए। तो वो जिस बंगले को बेचा था उसे वापस लौटाने के लिए अग्रवाल फैमिली से मिलता है, लेकिन अग्रवाल बेचने के बजाय यूं कहता है कि अगर और भी कोई बंगले बिक रहे हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे में डेनिस कहां रहे, तो मिलर कहते हैं क्वींस कॉटेज में ही रहें। ये क्वींस कॉटेज किसके लिए है? और टामलिन कहती है कि मेरा बंगला पूरा खाली पड़ा है। इस तरह का भाईचारा, इस तरह का प्रेम मिलाप यहाँ देखने को मिलता है कि डेनिस को रहने के लिए नहीं है तो, और उसको बंगला नहीं मिल रहा है, तो दूसरे जो पूरे भरे पूरे बंगलों में अकेले रह रहे हैं, डेनिस वहां रह सकता है। मिसेज किंग का बंगला जिसे वो पसंद करते हैं, और मिसेज को भी साथ, मिसेज किंग को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो अकेली कहां जाएगी, उसी बंगले में साथ रह सकती है। रॉबिन कहां रहेंगे, तो मिलर घोषणा कर देते हैं कि क्वींस कॉटेज में जब आकर के रहे थे तो रॉबिन तो मेरे साथ ही रहेंगे। इस तरह से मिलर जब घोषणा करते हैं, तो ये प्रेम मिलाप वाली बात यहां देखी जा सकती है एग्लो इंडियन समुदाय में। रॉबिन जब जेल में होते हैं तो न केवल एग्लो इंडियन के लिए चिंता कर रहे हैं, न केवल मैक्लूस्कीगंज के लिए, बल्कि वो जब बहादुर उरांव को अस्पताल में पाते हैं तो कहते हैं कि अस्पताल से बहादुर उरांव बाहर आना चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, वो पिता से कहता है। और ऐसे में खुशिया पाहन आदिवासी पात्र यहां दिखाई देता है, जो एक बात कहता है कि दिलीप कुमार वाले राम और श्याम की तरह होते हैं। कौन? ये राजौरिया और गलस्टन की कहानी एक जैसी लगती है कि पहले राजौरिया विधायक हुए, फिर गलस्टन विधायक हुए। दोनों में समानता ये है कि दोनों शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, इसके बाद दोनों स्कूल चलाते हैं। एक की मां बचपन में मर जाती है तो दूसरे का बाप गुजर जाता है, और दोनों को ही अवसर मिलता है कि दोनों विधायक में नॉमिनी होते हैं। मैक्लूस्की के परिवार पर अगर निगाह मारें तो आप देखेंगे कि मैक्लूस्की के पिता
आयरिश होते हैं और माता बनारसी ब्राह्मणी। इससे पैदा होते हैं मैक्लुस्की, और यही मैक्लुस्की है जो रेलवे में नौकरी करते हैं और एग्लो इंडियन की छटपटाहट को महसूस करते हैं। कलकत्ता में जब रह रहे थे तो एग्लो इंडियन की बेचारगी देखी, महसूस की, और जब साइमन कमीशन जब आता है तो अंग्रेजों को कोई चिंता नहीं होती एग्लो इंडियन के लिए। वो समझते हैं कि एग्लो इंडियन कैसे जिएंगे कैसे मरेंगे, उनसे उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, यानी अंग्रेजों की कोई जिम्मेदारी नहीं है एग्लो इंडियन को लेकर के। इसी संदर्भ में फ्रैंक एंथोनी की एक किताब सामने आती है, उसका शीर्षक आप समझ सकते हैं, ब्रिटेन्स बिट्रेयल इन इंडिया, यानी एक तरह से इस जाति के साथ इंडिया में धोखा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। एक कहानी और है कि जब हांगकांग में डेनिस रहता है तो हांगकांग लीज पर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों के पास रहेगा हांगकांग 99 वर्ष तक, इसके बाद वो चाइना को दे दिया जाएगा। तो 99 वर्ष जब पूरे होने लगते हैं तो डेनिस चिंतित हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उन्होंने से बहुत बड़ी गलती हुई। उनका गांव था, उनका बंगला था, वो बेच दिया गया। अब वो कहाँ जाएगा? लोग निकल निकल करके ब्रिटेन जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो कहाँ जाए? लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से यहाँ हांगकांग की चिंता भी दिखाई देती है। उपन्यास में इस मैक्लुस्कीगंज में वैश्विकता दिखाई देती है कि यहाँ पात्र कहाँ कहाँ के रहते हैं। जर्मनी से अमित घोष इलोना से शादी करके लिए आते हैं और वो भी यहाँ रहती है। हांगकांग 30 जून 1997 को चाइना को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में वहां रहने वाले एग्लो इंडियन चिंतित हो जाते हैं और वो याद करते हैं कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जब बंटवारा होता है तो वैसे ही वो मूल्य वही मूल्य नहीं रह जाते, जैसे कि अगर हांगकांग में चाइना का साम्यवादी शासन होगा तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। हम यहाँ किस तरह से व्यवसाय कर पाएंगे? वो कहते हैं कि बर्लिन की दीवार ढह गई थी, ढहा दी गई थी, लेकिन उनके आपस में मन नहीं मिले थे। इसी तरह से हांगकांग वासी भी चीन की कम्युनिस्ट व्यवस्था में कैसे रह सकेगा? इस तरह से विचारों के आदान प्रदान की गुंजाइश कम ही रह जाती है। विचारों से समझौता लोग कम कर पाते हैं। एक त्रासदी है गांव की कि गंज रीतता हुआ गांव है, बाहर दौड़े चले जा रहे हैं लोग। ये गांव की त्रासदी रॉबिन महसूस करता है। मैक्लुस्की के बाद एक ऐसा पात्र मैक्लुस्की से बसाता है और चल बसता है जल्दी ही। रॉबिन तीसरी पीढ़ी का ऐसा पात्र जो अपने पिता से गंज के बारे में सुन सुन करके एक सपना पाल लेता है और यहाँ लौटता है और उसे लगता है कि उसे यहाँ बहुत कुछ करना होगा। इस तरह से इस त्रासदपूर्ण गांव में वापस जीवन को लौटाने वाला नायक रॉबिन जब मैक्लुस्कीगंज में काम करता है तो रांची और मैक्लुस्की के बीच में बस और टैक्सी से बराबर यात्रा करता है। वो कांके रोड से, कांके पहाड़ी जो मैक्लुस्कीगंज में है, हरी भरी है, वहां तक बंगले बसे हुए हैं। वहां से जब चलता है तो रांची में कांके रोड आता है, जहां पर वो मानसिक अस्पताल में बहादुर उरांव से मिलता है। ये नए जीवन की राह तलाशता नायक रॉबिन इस उपन्यास में पाठकों को प्रभावित करता है, क्योंकि रॉबिन के प्रयास से ही फाउंडर्स डे मनाया जाता है और इस तरह से वापस उस गांव में वो रौनक, वो हंसी मजाक और वो जो चले गए लोग, उनको एक दिन यहाँ बुला करके वो एक उत्सव, महा उत्सव मनाता है। गंज में महाजंग होती है। जंग से मैक्लुस्कीगंज से रांची तक लोग एग्लो इंडियन और आदिवासी जुलूस के रूप में रात में ही चल देते हैं, तब जब रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है और थ्रिप थॉप घायल हो जाती है, बानर पैरालाइज का शिकार हो जाती है।
जब डेनिस हवाई अड्डे पे उतर रहा होता है पत्नी लीजा के साथ, तब वो देखता है कि रॉबिन यहाँ नहीं है, लेकिन रॉबिन को उस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गंज का जीवन का संघर्ष यहाँ दिखाई देता है। एक तरह से ये कहें कि गांव में एग्लो इंडियन का ऐसा महाभारत होता है जहां उथल पुथल मच जाती है, लेकिन उसमें आदिवासी और एग्लो इंडियन मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, विकास नहीं। एक पात्र कहता है कि इस गांव को विकास की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? क्योंकि विकास अन्य गांवों की तुलना में यहाँ है। दुनिया भर में फैले लोगों में मोह पैदा कर दिया जाए कि वो गंज वापस लौट आए, और जो रह रहे हैं वो वापस सोच न सके यहां से जाने की। इस तरह का भाव पैदा हो सके, ऐसा करने के लिए वो पात्र रॉबिन लगातार प्रयास करता है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप अगले वीडियो में अगले ही रूप में खास करके आदिवासी दृष्टि से हम विचार करेंगे, जिसका आपने यहाँ संक्षेप में परिचय देखा था। आप देखते रहें और अगले वीडियो को